आज हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ द शोल्डर डिसऑर्डर एंड सर्जरी की। तो अब जो भी शोल्डर डिसऑर्डर हैं, इसके साथ सर्जरीज हैं जितनी भी होती हैं, उसके बारे में हम देखेंगे उसकी क्या किस तरह वो की जाती हैं और उनकी इंटरवेंशन क्या है। तो सबसे पहले हम जब भी आज हम देख लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ शोल्डर डिसऑर्डर एंड सर्जरीज। तो जब भी हम देखते हैं सर्जरीज के हवाले से या शोल्डर डिसऑर्डर के हवाले से, तो हमें सबसे पहले जो है हमें पता होना चाहिए डिफरेंट पैथोलॉजी का और सर्जिकल प्रोसीजर का, और डिफरेंट किस्म की एसोसिएटेड जो प्रिकॉशंस हैं, जो भी इम्पेयरमेंट होंगी और फंक्शनल लिमिटेशन क्या होंगी, उनके बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे कि टू मेक अ साउंड क्लिनिकल डिसीजन व्हेन मैनेजिंग अ पेशेंट विद अ शोल्डर डिसऑर्डर, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द वेरियस पैथोलॉजी, सर्जिकल प्रोसीजर, एसोसिएटेड precaution and identify the impairment, functional limitation and possible disabilities। तो हम इसमें जो है कि डिफरेंट पैथोलॉजीज एंड सर्जरी के बारे में देखेंगे इस सेक्शन में। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जॉइंट हाइपोमोबिलिटी एंड नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट। जो हमारे पास जो जॉइंट हाइपोमोबिलिटी जो किन किन कंडीशन की वजह से होती है वो हम देखेंगे, और उसकी नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या होती है वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ग्लिनोहेमरल जॉइंट। तो ग्लिनोहेमरल जॉइंट में हमारे पास जो रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी ऑफ द ग्लिनोहेमरल जॉइंट है वो किस वजह से हो सकती है? एज अ रिजल्ट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से हो सकती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, या फिर फॉर अ प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन की वजह से भी हो सकती है, फॉर अननोन काज यानी कि इडियोपैथिक फ्रोजन शोल्डर भी हो सकता है। इसी तरह कंकरेंट इम्पेयरमेंट इन मसल परफॉर्मेंस या फिर कनेक्टिव टिश्यू मोबिलिटी इन दी सर्वाइकल और फिर शोल्डर गलर रीजन में आल्सो भी प्रेजेंट हो सकती है इसमें। अब हम देख लेते हैं रिलेटेड पैथोलॉजी में उसकी एटियोलॉजी क्या है और उसके सिम्टम क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास है रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिजेनरेटिव अर्थराइटिस भी कहते हैं। ये जो इसमें जो है हमारे पास क्या होता है जॉइंट में, ये क्या होता है इसमें स्वेलिंग हो रही होती है, और ये हमारे पास जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो ऑटोइम्यून डिजीजेज है। इसके साथ जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये इसमें जो है वो ड्यू टू रिपीटेटिव ओवर यूज की वजह से भी हो सकता है, और इसके साथ जो है ये जो है वो वेट बेरिंग की वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस था, और इसके हवाले से जो भी हमने क्लिनिकल पिक्चर देखी थी वो हम चैप्टर 11 में देखेंगे। लेकिन अभी हम देख लेते हैं ट्रोमैटिक अर्थराइटिस। ट्रोमैटिक अर्थराइटिस जो है एक ऐसा ये डिसऑर्डर जो है वो रिस्पॉन्स होता है टू फॉल और हाई फोर्स बिलो टू द शोल्डर। तो उसके रिस्पॉन्स में जो ट्रोमैटिक अर्थराइटिस है वो हो रहा होता है। अच्छा, इसी तरह जो है पोस्ट इमोबिलाइजेशन अर्थराइटिस इन द स्टिफ शोल्डर जो है वो क्या होता है, वो हमारे पास जो है दिस डिसऑर्डर जो है अकर विद द लैक ऑफ मूवमेंट और एज अ सेकेंडरी इफेक्ट फ्रॉम द कंडीशन सच एज जो हमारे पास हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक है या फिर डायबिटीज मेलाइटिस है, तो उनकी वजह से जो है पोस्ट इमोबिलाइजेशन अर्थराइटिस या फिर स्टिफ शोल्डर हो सकता है। अब हम देख लेते हैं इडियोपैथिक फ्रोजन शोल्डर क्या होता है। दिस इज ए डिसऑर्डर विच आल्सो कॉल्ड एडेसिव कैप्सुलाइटिस या पेरिआर्थराइटिस भी कहते हैं, और इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ डेंस एडिजन बन रही होती है, कैप्सुलर टाइट थिकनेस हो रहा होता है, कैप्सुलर रिस्ट्रिक्शन हो रही होती है स्पेशली इन द डिपेंडेंट फोल्ड ऑफ द कैप्सूल, और उसके साथ जो है रेदर देन एथलेटिक चेंजेस हो रही होती हैं इन द कार्टिलेज इन द बोन में। और ये जो है ये एथलेटिक चेंजेस होती हैं इन कार्टिलेज बोन किस में हमें दिखाई देती है, ये वहाँ पे रूमेटॉइड अर्थराइटिस में मिलती हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस में मिलती हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है ऑनसेट जो होता है इसका इंसीडियस ऑनसेट होता है, यूजुअली अकर होता है बिटवीन द एज ऑफ 40 टू 65 ईयर, और यहाँ पे देर इज नो अननोन काज होती है क्योंकि प्राइमरी या फिर प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर भी हो सकता है, और इसके साथ आल्दो प्रॉब्लम जो है ऑलरेडी मेंशन वो भी जो है हो सकती हैं। उसकी वजह से जो पेन होगा या फिर रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगी, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ट्रॉमा इमोबिलाइजेशन, उसकी वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर। जो प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर है, with the primary frozen shoulder the pathogenesis may be provoking the chronic inflammation in the muscle tendon unit in the synovial tissue such as rotator cuff, bicep tendon and the giant capsule। अगर पेशेंट जिनमें डायबिटीज मेलाइटिस है या फिर थायराइड डिजीज है उनमें जो है वो भी इंक्रीज रिस्क पे होते हैं जिनमें क्या हो कि ये कंडीशन डेवलप हो, ये डिसऑर्डर डेवलप हो।
तो हमारे पास इसकी आती हैं क्लिनिकल साइन एंड सिम्पटम। उसमें हमारे पास ग्लियोहेमरल जॉइंट आर्थराइटिस है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं टिपिकली एसोसिएटेड विद द ग्लियोहेमरल जॉइंट आर्थराइटिस दैट लीड टू हाइपोमोबिलिटी। उसकी वजह से हाइपोमोबिलिटी होगी। तो इसमें हमारे पास कुछ इसके फेजेज हैं। एक हमारे पास एक्यूट फेज। एक्यूट में क्या होगा, पेन होगा, प्रोटेक्टिव मसल गार्डिंग होगी, लिमिटेड मोशन हो जाएगी और यूजुअली एक्सटर्नल रोटेशन होगी और एबिडक्शन होगी और पेन फ्रीक्वेंटली रेडिएट करेगा distal to the elbow or may be disturb sleep or owning the depth of glenohumeral joint capsule. Joint swelling is not detected although जो tenderness होगी वो हमें मिल रही होती है जब आप elicit by the palpation in the sulcus immediately below the edge of acromion process between the attachment of the posterior and medial deltoid. तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, ये tenderness मिल रही होती है। अब हमारे पास है सब एक्यूट फेज। सब एक्यूट फेज जो होता है इसमें क्या होता है, कैप्सुलर टाइटनेस होती है कंसिस्टेंट विद द कैप्सुलर पैटर्न। कैप्सुलर पैटर्न क्या होता है, एक्सटर्नल रोटेशन एंड एबडक्शन आर मोर लिमिटेड देन इंटरनल रोटेशन एंड फ्लेक्शन। फ्लेक्शन इंटरनल रोटेशन फ्लेक्शन जो होती है बहुत लीस्ट लिमिटेड होती है। ये अब क्या होता है, ये कैप्सुलर पैटर्न जो है डेवलप हो रहा होता है और पेशेंट जो है मे बी फील पेनफुल, ठीक है, पेन होता है पेशेंट को एज एट द एंड ऑफ लिमिटेड रेंज, जैसे आप रेंज करते हो वहाँ पे पेन होता है उसको। पैसिव एसेसरी मोमेंट टेस्टिंग में आप देखते हो कि लिमिटेड जॉइंट प्ले होती हैं। तो जो पेशेंट है कैन बी ट्रीटेड विद एक्यूट कंडीशन, कैन बी ट्रीटेड एज एक्यूट कंडीशन बिगेन टू सबसाइड बाय द ग्रेजुअल इंक्रीजिंग शोल्डर मोशन एंड एक्टिविटी और कॉम्प्लिकेशन ऑफ द जॉइंट एंड सॉफ्ट टिश्यू जो कंट्योर है कैन यूजुअली बी मिनिमाइज्ड। अब इसी तरह जो हमारे पास क्रोनिक स्टेज फेज है इसमें हमारे पास जो है प्रोग्रेसिव रिस्ट्रिक्शन होगी। ग्लियोहेमरल जॉइंट कैप्सूल जो है वो रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी उसमें और यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ साइन जो होंगे वो क्या होंगे, लिमिटेड मोशन होगी इन द कैप्सुलर पैटर्न में, डिक्रीज जॉइंट प्ले हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ मोशन होगी, इनएबिलिटी टू रीच ओवरहेड आउटवर्ड, ओवरहेड नहीं जा कर सकता, आउटवर्ड नहीं जा सकता, बिहाइंड द बैक नहीं लेके जा सकेगा। तो पेशेंट जो है हैज अ लोकलाइज्ड पेन होगा एट द डेल्टाइड रीजन। अब हमारे पास आता है फ्रोजन शोल्डर, इडियोपैथिक फ्रोजन शोल्डर। क्लिनिकली हम देखते हैं जो हमारे पास ये जो इडियोपैथिक फ्रोजन शोल्डर है ये जो है इंटायरली प्रोग्रेस हो रहा होता है थ्रू द सीरीज ऑफ फोर स्टेजेस जिनको हाँ फॉलोइंग अ क्लासिकल कंटिन्यूम। जैसे कि इनमें हमारे पास आता है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो स्टेज 1 क्या है, वो ये होता है कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ द पेन दैट इंक्रीज विद द मोमेंट एंड प्रेजेंट एट नाइट। लॉस ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन होती है इसमें विद इंटैक्ट रोटेटर कफ स्ट्रेंथ इनका इज कॉमन एंड ड्यूरेशन जो होगी इस स्टेज की यूजुअली लेस देन 3 मंथ। और जो स्टेज 2 होगा उसको हम कहते हैं रेफर्ड एज अ फ्रीजिंग स्टेज। इसमें जो करेक्टराइज बाय द परसिस्टेंट एंड मोर इंटेंस पेन होगा इवन एट रेस्ट। मोशन जो है इज लिमिटेड होती है इन ऑल डायरेक्शन में और कैन नॉट बी फुली रिस्टोर विद द इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। और इसी तरह जो ये स्टेज जो है कब तक रहता है, 3 to 9 मंथ तक रहता है आफ्टर अनसेट। और देन हमारे पास फोर्थ स्टेज नेक्स्ट है, उसको कहते हैं फ्रोजन स्टेज। ये करेक्टराइज बाय पेन एंड पेन only with the movement signify the adhesion and limited glenohumeral motion. Excessive scapulothoracic जो movement है is a typically compensation हो रही होती है और एट्रोफी ऑफ द डेल्टाइड होती है। जो रोटेटर का मसल है उनमें भी जो एट्रोफी होगी, बाइसेप में, ट्राइसेप में, ब्रेकिया मसल में हो सकती है एट्रोफी। और इस स्टेज जो होता है ये कब तक खत्म होता है, ये होता है 9 to 15 मंथ तक रहता है आफ्टर द अनसेट। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेज है, उसको कहते हैं थॉइंग स्टेज। थॉइंग स्टेज में क्या होता है, by the minimum pain and no synovitis but significant capsular restriction होंगी from the adhesion, वहाँ पे adhesion हो रही फॉर्म हो रही होती है। मोशन में भी ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा होता है ड्यूरिंग दिस स्टेज और ये स्टेज लास्ट होती है 15 to 24 मंथ आफ्टर द अनसेट। और although some patient जो है never regain the normal range of motion। अब some reference indicate that the spontaneous recovery हो रही होती है on the average 2 साल के अंदर अंदर। although अदर जो रिपोर्ट है वो लॉन्ग टर्म लिमिटेशन जो है वो लॉन्ग टर्म लिमिटेशन की रिपोर्ट कर रही होती है विदाउट स्पॉन्टेनियस रिकवरी। और इसी तरह इनएप्रोप्रिएट एग्रेसिव थेरेपी जो है एट अ रॉन्ग टाइम में भी प्रोलॉन्ग कर सकती है सिम्टम को। इसी तरह जो डिफरेंट मैनेजमेंट गाइडलाइन है आर प्रोग्रेस्ड बेस्ड ऑन दी कंटिन्यूम ऑफ स्टेज और द सेम एज फॉर एक्यूट स्टेज में हमारे पास जो प्रोटेक्शन फेज होगा वो स्टेज 1 and 2 में हम रखेंगे। सब एक्यूट में हमारे पास कंट्रोलमेशन फेज होता है, ये हम स्टेज 3 में होता है। क्रोनिक हमें रिटर्न टू फंक्शन लेके आ रहे थे, ये ड्यूरिंग द स्टेज 4 है। और इसमें हम क्या करते हैं,
इसमें हम देखते हैं कि जो है वो किस किस फेज में जो है हमने जो है क्या प्रोटेक्शन देनी है, या फिर हमने इसको कंट्रोल मोशन फेज में लेके जाना है, या फिर हमने फंक्शनल एक्टिविटी की तरह जाना है। अब हमारे पास हमने तो ये देख लिया, हमने जो है वो इसके बारे में पढ़ा क्या होता है, किस तरह के साइन एंड सिम्प्टोमेटोलॉजी क्या होती है। अब हम देखते हैं इस वजह से फंक्शन जो कॉमन जो है लिमिटेशन होगी, इम्पेयरमेंट होगी स्ट्रक्चर की और फंक्शन की, वो क्या होगी। अब नाइट पेन होगा एंड डिस्क्राइब्ड पेन ड्यूरिंग द एक्यूट फ्लेयर, और पेन जो होगा आना मोशन में एंड आफ्टर रेस्ट में भी होता है ड्यूरिंग एक्यूट फ्लेयर। इस तरह मोबिलिटी जो है वो उसकी कम हो जाएगी, यानी रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज जॉइंट प्ले कम हो जाती है। और ये हमारे पास एक्सटर्नल रोटेशन ज़्यादा लिमिटेड होती है, एबडक्शन लिमिटेड होती है, और कुछ लिमिटेशन होती है इंटरनल में, और इंटरनल रोटेशन एंड फ्लेक्शन में। इसी तरह पॉस्चर जो है वो फार्टी पॉस्चर होगा, वो कंपनसेशन कैसे कर रहा होता है पेशेंट, प्रोटेक्टेड होगा, उसका प्रोटेक्शन कर रहा होगा स्कैपुला की, और इंटरनल रोटेशन कर रहा होगा, और उसके साथ जो है वो राउंडेड उसके शोल्डर होंगे, या फिर वो जो गार्डिंग द पेनफुल शोल्डर इन पोजीशन ऑफ द स्कैपुलर एलिवेशन एंड आर्म इन एडक्शन। स्कैपुलर जो होगी वो एलिवेशन पोजीशन में होगा, और आर्म एडिक्शन पोजीशन में होगा। अब जो उसकी आर्म की स्विंग है वो क्या होगी, कम हो जाएगी ड्यूरिंग गेट। अब इसी तरह मसल परफॉर्मेंस जो है, जनरल मसल वीकनेस हो जाएगी उसको, एंड पॉस्चर जो है एंड पुअर एंडोरेंस होगी इन द ग्लूनोहेमरल मसल में विद अवर यूज ऑफ स्कैपुलर मसल लीडिंग टू पेन इन द ट्रेपीजियस लेवेटर स्कैपुला एंड द पोस्टीरियर सर्वाइकल मसल। इसी तरह इंक्रीज होता है स्कैपुलोथोरेसिक मोशन ड्यूरिंग द आर्म मूवमेंट टू कंपनसेट द लिमिटेड ग्लूनोहेमरल जॉइंट मोबिलिटी। तो हमारे पास जो है वो मसल परफॉर्मेंस हमने देखी जो है वो ज़्यादा हो रही होती है किसी में, और इसी तरह जो है कुछ में मसल जो है वीक हो, कुछ कम काम कर रहे होते हैं, कुछ ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो अवर यूज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और कुछ जो है स्कैपुलोथोरेसिक जो मोशन जो होती है वो जो है वो कंपनसेट हो रही होती है, वो ज़्यादा हो रही होती है, और उस तरह जो है ग्लूनोहेमरल जॉइंट की जो मूवमेंट है उसको कंपनसेट करती है। अब हमारे पास है कॉमन एक्टिविटी लिमिटेशन एंड पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। तो इनएबिलिटी टू रीच आवर हेड एक्टिविटी करने में जिसको प्रॉब्लम, पहली बात। दूसरा क्या होगा उसको, आवर हेड एक्टिविटी बिहाइंड हेड जाएगा, नहीं हो सकता, आउट टू द साइड नहीं हो सकता, बिहाइंड बैक लीडिंग टू डिफिकल्टी इन ड्रेसिंग, यानी पुटिंग ऑन अ जैकेट या फिर कोट, और इन केस ऑफ वुमेन फेस्टिंग द अंडरगारमेंट टू बी बिहाइंड देयर बैक, और रीचिंग हैंड इनटू द बैक पॉकेट ऑफ द पैंट, या फिर जैसे वो अगर वो वॉलेट निकाल रहा है तो तब भी नहीं हो सकता, या फिर रीचिंग आउट ऑफ द कार विंडो, जैसे कि वो एटीएम यूज करने के लिए जा रहा है, या फिर सेल्फ ग्रूमिंग में जैसे कोमिंग द हेयर, ब्रशिंग द टीथ, वॉशिंग द फेस, और ब्रिंग द या फिर ईटिंग जो यूटेंसियल है उनको मौत तक लेके आने में उसको प्रॉब्लम होगी। अच्छा, इसी तरह जो है वो डिफिकल्टी इन लिफ्टिंग अ हैवी बैग अबव द शोल्डर लेवल, और लिमिटेड एबिलिटी टू सस्टेन रिपीटेटिव एक्टिविटी, ये इसकी क्या होंगी, लिमिटेशन हो जाएंगी। अब हमारे पास आता है ग्लेनोहमरल जॉइंट हाइपोमोबिलिटी मैनेजमेंट क्या होती है। हमने हाइपोमोबिलिटी पढ़ी किस किस वजह से होती है, वो सारे हमने देखी, रूमेटाइड हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, डिफरेंट मसल्स जो है इन्वॉल्व है, या फिर हमारे पास इडियोपैथिक फ्रोजन शोल्डर है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रोजन शोल्डर वो होंगी, उनकी वजह से हाइपोमोबिलिटी हुई। अब हाइपोमोबिलिटी को आपने मैनेज कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास जो है तीन फेजेस होते हैं। एक होता है मैंने प्रोटेक्शन फेज है, रेंज ऑफ मोशन फेज है, और फिर एक्टिविटी वाला फेज है। तो हम सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट में वाला फेज जो है वो कौन सा है, प्रोटेक्शन फेज। पहला आता है प्रोटेक्शन, यानी कि पार्ट को प्रोटेक्ट करना। तो हमारे पास जो सबसे पहले जो है इसमें गाइडलाइन में हमारे पास ये है कि सबसे पहले हम जो कंडीशन है उसमें पेशेंट को क्या करते हैं, एजुकेट द पेशेंट को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट के पेशेंट पता होना चाहिए उसके कंडीशन के बारे में। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट रिगार्डिंग द स्टेज ऑफ हीलिंग, ठीक है। और इसी तरह इंस्ट्रक्ट अ पेशेंट टू बी सेफ मूवमेंट इन द एक्टिविटी मॉडिफिकेशन दैट मिनिमाइज जॉइंट स्ट्रेस, ठीक है, ताकि वो एक्टिविटी मॉडिफिकेशन करे, ताकि ज़्यादा ओवर एक्टिविटी ना करे जिसकी वजह से पेन ना ज़्यादा बढ़े। अब है कंट्रोल पेन एंड एडिमा एंड मसल गार्डिंग, पेन को कम करना, एडिमा को कम करना, और मसल गार्डिंग को कम करना। तो सबसे पहले जाइंट जो है मे बी इमोबिलाइज आप रखते हो इन अ स्लिंग टू प्रोवाइड रेस्ट एंड मिनिमम पेन। इंटरमिटेंट जो पीरियड है ऑफ द पैसिव
are active motion within pain free or protected range of motion and gentle joint acceleration जो है technique to be minimize further adhesion are initiated soon as the patient tolerate the movement। तो हमने क्या करना है, इंटरमीडिएट जो हमारे पास पीरियड है उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, पैसिव और एक्टिव मूवमेंट जो है दे रहे होते हैं पेन फ्री में, और प्रोटेक्टिव रेंज ऑफ मोशन देते हैं, जेंटल और अजाइंट ऑसिलेशन भी दे रहे होते हैं, ताकि जो फर्दर एडिशन है वो ना बने, मिनिमाइज हो के ना बने, और हम पेशेंट को इनिशिएट कर रहे होते हैं कि टॉलरेटेड मूवमेंट परफॉर्म करे, तो वो जितना टॉलरेट कर सकता है उतनी मूवमेंट परफॉर्म करेगा। देन उसके बाद जेंटल सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन देते हैं आप सर्वाइकल की, और फिर जो है हम देते हैं पेरी कैप्सुलर मसल्स की, जो क्योंकि उनको देंगे उसकी वजह से पेशेंट को कंफर्ट होगा, इंप्रूव हो जाएगा पेशेंट, और मिनिमम प्रोटेक्टिव गार्डिंग हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या किया सर्वाइकल रेंज ऑफ मोशन को, क्योंकि कभी कभी वो भी जो है वो प्रोटेक्टिव गार्डनिंग में चले जाते हैं, इसलिए सर्वाइकल की ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 पैसिव इंटरवर्टिबल जो मोबिलाइजेशन है वो भी हम कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। देन हमारे पास मोबिलाइजेशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू एंड जॉइंट इंटीग्रिटी। अब हमारे पास जो है, अब हमने क्या किया, हम आगे आते हैं, मेंटेन करते हैं सॉफ्ट टिश्यू को और जॉइंट की इंटीग्रिटी और मोबिलिटी को। पहले तो हमने देखा प्रोटेक्शन फेज ना, अब हम इसको मेंटेन कैसे करते हैं, प्रिकॉशन जी क्या है इसकी देख लेते हैं। इफ देयर इज इंक्रीज पेन और इरिटेबिलिटी in the joint after use of following techniques, either the dosage was too strong or the technique should be modified by decreasing the range of passive movement or delaying जॉइंट ग्लाइड। तो हमको कोशिश करनी होती है उसको, हम उसकी या तो वो ज्यादा डोज है उसको कम कर दें, या फिर थोड़े से टेक्निक को मॉडिफाई कर दें। इसी तरह क्या है कंट्रा इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन में हमारे पास क्या है, इफ देयर आर मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन है तो काजिंग द लिमिटेड मोशन जो काज कर रही है, अप्रोप्रिएट टिश्यू स्ट्रेचिंग शुड बी इनिशिएटेड ओनली आफ्टर द इन्फ्लेमेशन सबसाइड। जब इन्फ्लेमेशन सबसाइड होगी तब हम देंगे, ठीक है ना। मैकेनिकल रेजिस्टेंस अगर हुई है तो हमने सिर्फ स्ट्रेचिंग तब देंगे जब इन्फ्लेमेशन सबसाइड है। इसी के साथ हम, क्योंकि हमने जो देखा सॉफ्ट टिश्यू जॉइंट इंटीग्रिटी और मोबिलिटी को हमने मेंटेन रखना है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पैसिव रेंज ऑफ मोशन फॉर ऑल पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन में हमने क्या करना है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवानी है ऑल रेंज में, ठीक है, इन पेन फ्री मोशन करवानी है। और जैसा ही पेन जो है वो डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, पैसिव रेंज ऑफ मोशन को लेके जाएंगे एक्टिव की तरफ। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन विद और विदाउट असिस्टेंट दे सकते हैं, यूजिंग द एक्टिविटी, जैसे रोलिंग वो कर रहा है विद अ स्मॉल बॉल, या फिर बॉल उसके हाथ पे है और उसके साथ रोलिंग कर रहे हैं, या फिर उसको स्लाइडिंग कर रहे हैं ऑन द स्मूथ सरफेस, यानी स्मूथ टेबल के ऊपर स्लाइड कर रहा है अपना हाथ को। अच्छा, स्लाइडिंग रग आना स्मूथ टेबल, इसके साथ हम प्लांट प्लेनर, मल्टी प्लेनर और सर्कुलर मोशन जो है वो हम करवा रहे होते हैं, ताकि हम शोल्डर को मूव कर सकें टू द एंड रेंज ऑफ अवेलेबल मोशन, वहां तक लेके जाएं जितनी अवेलेबल है उधर तक लेके जाएं। और इसी तरह हम क्या करते हैं, इंश्योर कर रहे होते हैं पेशेंट को कि वो अपना जो प्रॉपर मैकेनिक्स है उसको सीखे, यानी सीखे, और हम उसको टीच कर रहे होते हैं, और उसको हम टीच करते हैं कि जो फाल्टी जो गलत पोस्चर है उसको प्रिवेंट किया जाए, अवॉइड किया जाए, जैसे कि अगर उसने स्कैपुलर एलिवेशन की हुई है या फिर स्लम पोस्चर रखा हुआ है तो उसको नहीं करे, अडॉप्ट नहीं करे। इसी तरह पैसिव जॉइंट डिस्ट्रैक्शन एंड ग्लाइड ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 जो है वो जॉइंट जो है आप देते हो विद द जॉइंट प्लेस इन अ पेन फ्री पोजीशन। जब आपका जॉइंट क्या होगा, पेन फ्री पोजीशन में होगा, तो आपने क्या है, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 मोबिलाइजेशन देनी है, सॉरी ग्लाइड देनी है और डिस्ट्रैक्शन करना है। इसके साथ जो है पेंडुलम कॉर्डमैन एक्सरसाइजेज हैं, कुछ टेक्निक्स हैं वो यूज कर रहे होते हैं, ताकि क्यों वो यूज करती है, उसमें क्या होता है, ग्रेविटी यूज हो रही होती है, वो ग्रेविटी का इफेक्ट यूज होता है, वो क्या करता है, जो आपकी ह्यूमरस है उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है फ्रॉम द ग्रेनाइड फोसा, उसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैक्शन फोर्स आती है, डिस्ट्रैक्शन फोर्स आती है, उसकी वजह से जो है पेन जो है रिलीव हो रहा होता है थ्रू द जेंटल ट्रैक्शन और ऑसिलेशन मूवमेंट। ऑसिलेशन में ग्रेड 2 हो रही होती है उसमें, और इसमें क्या होता है ये and provide near early motion of the giant structure in the synovial fluid। और यहाँ पे जो है क्या होता है, नो वेट इसमें हम यूज कर रहे होते हैं, हम क्योंकि हमने इसी तरह हमने इसको ट्रीट करना है, वेट हमने नहीं देना, क्योंकि अभी जो है इसका हमने जो है मोबिलिटी को मेंटेनिंग का फेज रखा हुआ है। अब कुछ क्लिनिकल टिप्स हैं, क्या है, मेनी पेशेंट परफॉर्म अ पेंडुलर एक्सरसाइज इनकरेक्टली बाय द यूजिंग ऑफ glenohumeral muscles to initiate a shoulder movement, and by performing the large exertion of movement
These techniques must be taught as a small, gentle pendulum movement. Initiate with the body swinging while keeping the shoulder muscle relaxed. तो हमें कोशिश ये करनी है, स्विंगिंग तो करवानी है लेकिन हमने जेंटल रखनी है और एक्सर्शन नहीं देनी, ठीक है। अब हमारे पास आ गया, ये हमने देखी कुछ मसल पेंडुलर एक्सरसाइज। अब हमारे पास आती है जनरल मसल सेटिंग। जनरल मसल सेटिंग एक्सरसाइजेज कौन सी हैं? हाँ, ये जो है ऑल मसल ग्रुप जो है शोल्डर जॉइंट के या फिर एडजेसेंट रीजन के, इंक्लूडिंग सर्वाइकल हो गया, एल्बो मसल्स हैं, या फिर बिकॉज ऑफ देयर क्लोज एसोसिएशन विद द शोल्डर कॉम्प्लेक्स, हम जो है वो पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जेंटली अब वो क्या करें, कंट्रैक्ट करें ग्रुप ऑफ मसल को वाइल स्लाइट मैनुअल रेजिस्टेंस इज अप्लाइड। तो वहां पे आप थोड़ी सी स्लाइट मैनुअल रेजिस्टेंस अप्लाई करते हो तो पेशेंट को बोलते हो कंट्रैक्ट करें, और इससे जस्ट इनफ टू स्टिमुलेट द मसल कंट्रैक्शन विदाउट प्रोवोकिंग द पेन। ये हम इसलिए करते हैं कि जस्ट मसल जो है वो क्या हो, एक्टिवेट हो, कंट्रैक्शन जो है वो स्टिमुलेट हो उसकी, लेकिन उसको हम देखते हैं कि प्रोवोकिंग पेन ना हो, पेन जो प्रोवोक ना करे। अब दिस emphasize on a rhythmic contraction and the relaxation of the muscle to stimulate blood flow and prevent the circulatory stress। इससे क्या होगा, रिदमिक कंट्रैक्शन होगी, ठीक है, और रिलैक्सेशन होगी, मसल जो है इसमें स्टिमुलेट होगा ब्लड, और प्रिवेंट होगी सर्कुलेटरी स्ट्रेसेस। अच्छा, आगे हमारे पास मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड द फंक्शन ऑफ एसोसिएटेड रीजन। अब पहले तो जो स्ट्रक्चर थी उनके किया, अब हमने एसोसिएटेड रीजन की बात की। एसोसिएटेड रीजन में जो है उसकी इंटीग्रिटी और फंक्शन जो है उसको हमने जो है मेंटेन रखना है, उसकी इंटीग्रिटी और फंक्शन ऑफ एसोसिएटेड। अ कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम टाइप 1 जो है इज अ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन होती है आफ्टर द शोल्डर इंजरी या फिर इमोबिलिटी। अब हमारे पास देयरफॉर कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम यूज करते हैं ताकि जैसे पेशेंट को हम बोलते हैं रिपीटेटिव जो है स्क्वीज करे बाल को, या फिर कुछ सॉफ्ट ऑब्जेक्ट को में भी हम उसके हैंड में बोल देते हैं कि वो उसको यूज करे, ठीक है, स्क्वीज करे, क्योंकि हमने इंटीग्रिटी और फंक्शन ऑफ एसोसिएटेड रीजन भी बरकरार रखने हैं। अब वो ये करता रहेगा, स्क्वीज करेगा या फिर किसी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट को स्क्वीज करेगा। अब द पेशेंट इज एजुकेटेड ऑन द इम्पॉर्टेंट, पेशेंट एजुकेशन इज एजुकेटेड Patient is educated on the importance of keeping the joint distal and the shoulder complex as active and mobile as possible। हम पेशेंट को वो देखते हैं कि उसके जो डिस्टल जो स्ट्रक्चर जॉइंट है या फिर शोल्डर कम्प्लेक्स जो है वो के जो डिस्टल जॉइंट है वो एक्टिव हो और मोबिलाइज हो जितने हो सकते हैं। पेशेंट फैमिली मेंबर को हम उसको पेशेंट को या फिर उसके फैमिली मेंबर को उसको टीच कर रहे होते हैं, उनको सिखाते हैं कि वो परफॉर्म करे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज कहाँ पे, एल्बो पे, फोर आर्म पे और रिस्ट पे, और इस तरह से फिंगर पे सेवरल टाइम अ डे वाइल द शोल्डर जो है इमोबिलाइज रही। इफ द टॉलरेटेड एक्टिव और जेंटल रेजिस्टिव एक्सरसाइजेज जो है वो आप परफॉर्म कर रहे होते हो या फिर परफॉर्म वो एक्टिव प्रेफर करते हो टू द पैसिव रेंज ऑफ मोशन फॉर द ग्रेटर इफेक्ट ऑन द सर्कुलेशन एंड द मस्कुलर इंटीग्रिटी। आप पैसिव को नहीं ले रहे होते लेकिन एक्टिव को आप ले रहे हो तो ज्यादातर एक्टिव रेंज ऑफ मोशन या जेंटल रेजिस्टिव रेंज ऑफ मोशन यूज करवाते हो इन डिस्टल जॉइंट्स पे, ताकि क्या है सर्कुलेशन भी इंक्रीज हो और मसल की इंटीग्रिटी भी सही रहे। अगर कहीं पे एडिमा हुआ है तो हम क्या करते हैं, हैंड जो है तो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो एलिवेट करके रखें हैंड को अबव द लेवल ऑफ हार्ट जितना पॉसिबल हो सके। अब इसी तरह सर्वाइकल रेंज ऑफ मोशन हम उस पेशेंट को बोलते हैं एक्टिव हो या पैसिव हो, इंटरवर्टिबल जो जॉइंट मोबिलाइजेशन है वो भी करवाते हैं, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन भी करवाते हैं, उसको ये हम ये भी कहते हैं कि ये भी कंसिडर किया जाए। अच्छा, इसमें हमारे पास कुछ क्लिनिकल टिप्स हैं, क्या है, जैसे कि फॉर कंडीशन इन विच देयर इज अ पोटेंशियल फॉर प्रोलॉन्ग एक्यूट इंफ्लेमेटरी स्टेज, जैसे किसी को रूमेटाइड है ड्यूरिंग स्टेज ऑफ 1 एंड 2, इडियोपैथिक फ्रोजन शोल्डर या फिर है, इट इज क्रिशियल ये हमारे पास क्रिटिकल ये है कि हम टीच करें पेशेंट को एक्टिव रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज करें ताकि पेशेंट जो है मेंटेन करके रखे मसल और जॉइंट इंटीग्रिटी को एज मच एज पॉसिबल विदाउट एक्सेसिबिलिटी द सिम्टम। अब हम उसको इतना कहते हैं कि वो ये मेंटेन करके रखे ताकि जो है वो उसके सिम्टम तो मोबिलिटी तो इंक्रीज रहे उसकी, लेकिन इंटीग्रिटी जो जॉइंट की वो मेंटेन रहे, मोबिलिटी भी आए, लेकिन उसकी जो सिम्टम है वो ज्यादा ना हो ना, उनको आपने उसके सिम्टम ज्यादा नहीं होने देना, एक्सेसरबेशन नहीं होनी चाहिए उनकी सिम्टम्स की। अब हमारे पास है ग्लिनोहेमरल जॉइंट हाइपोमोबिलिटी में जो कंट्रोल मोशन फेज है वो हमारे पास आ गया।
कंट्रोल मोशन फेज में हमने क्या किया, द व्हेन द सिम्टम आर द सब एक्यूट, फॉलोइंग द गाइडलाइन एज, हम वो सारी गाइडलाइन देख रहे होते हैं जो हमने देखी थी कि जो कंट्रोल मोशन में क्या थी, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें क्या थी, ये सब हमने देखी थी। लेकिन अभी हम देख लेते हैं कंट्रोल मोशन में हम किस तरीके से पेशेंट को इंस्ट्रक्शन करते हैं, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल कैसे किया जाता है, जॉइंट की मोबिलिटी को हम कैसे जो है इनहांस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कंट्रोल पेन, एडिमा, एफ्यूजन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ग्लूनोहेमरल पेन के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शनल एक्टिविटी। इट इज इंपॉर्टेंट टू केयरफुल मॉनिटर द एक्टिविटी इफ द जॉइंट इज इमोबिलाइज। तो अमाउंट ऑफ टाइम द शोल्डर फ्री टू मूव ईच डे इज प्रोग्रेसिवली इंक्रीज। अब हम क्या करेंगे, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करेंगे टाइम, ठीक है, तो फ्री टू मूव हो। अब इसी तरह रेंज ऑफ मोशन ऑफ ग्लूनोहेमरल जॉइंट एंड स्कैपुलर मोशन जो है वो प्रोग्रेस करेंगे अप टू द पेन पॉइंट तक, और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो यूज करे सेल्फ असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन टेक्निक जैसे विंड एक्सरसाइजेस, हैंड स्लाइड या फिर टेबल, हैंड स्लाइड आना टेबल जो है वो एक्सरसाइजेस स्टार्ट करता रहे, कर ले। प्रिकॉशन इसमें क्या है, विद इंक्रीज पेन और डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन आफ्टर दीज टेक्निक्स द एक्टिविटी में बी टू इंटेंस हो रही होगी या फिर पेशेंट में बी यूज फॉल्टी मैकेनिक्स। हम क्या करेंगे, इन टेक्निक्स को हमने दोबारा से रीअसेस करना है, क्या पेशेंट ये जो है वो सही कर रहा है, या फिर अगर सही नहीं कर रहा उसको टीच करेंगे, या फिर हम मॉडिफाई कर रहे होते हैं भाई, रजिस्टिंग द जॉइंट टू सेफर रेंज ऑफ मोशन, या फिर हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं जॉइंट को सेफर रेंज ऑफ मोशन की तरफ, या फिर हम क्या करते हैं फॉल्टी मूवमेंट को करेक्ट करते हैं, या फिर अल्टर कर देते हैं इंटेंसिटी को, ये पहले ज्यादा थी अब कम कर दी, फ्रीक्वेंसी अगर है तो उसको भी हमने चेंज कर दिया, ड्यूरेशन को भी हमने क्या किया, चेंज कर दिया। तो इस तरह जो है वो जो है पेन जो है वो जो अगर इंक्रीज है, रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज है, तो वो सही रहेगी। अब हमारे पास है प्रोग्रेसिवली इंक्रीज जॉइंट एंड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलिटी। अब जो हमारे पास पैसिव जॉइंट मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन मोबिलाइजेशन टेक्निक्स है, सॉरी, उनमें हमारे पास ग्रेड 3 जो है सस्टेन और ग्रेड 3-4 ऑसिलेशन जो है, ग्रेड 3 सस्टेन भी हम दे सकते हैं, ग्रेड 3 एंड 4 ऑसिलेशन देते हैं, ताकि हम फोकस करें कि जो रिस्ट्रिक्टेड कैप्सुलर टिश्यू है एट द एंड रेंज ऑफ अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन हम वो यूज करते हैं ताकि हम इंक्रीज करें जॉइंट कैप्सूल मोबिलिटी, ठीक है। और इसी तरह हम क्या करते हैं, एंड रेंज हम यूज करते हैं, एंड ऑफ रेंज टेक्निक, जो जिसमें हमारे पास इंक्लूड होता है रोटेशन ऑफ द ह्यूमरस एंड देन अप्लाइंग द आइदर ग्रेड 3 डिस्ट्रैक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और ग्रेड 2 जो है ग्लाइड दे सकते हैं ताकि स्ट्रेच हो, जो रिस्ट्रिक्टिव कैप्सुलर टिश्यू या फिर एडिजन है वो स्ट्रेच हो। अब हमारे पास जो है ग्रेड 1 डिस्ट्रैक्शन विद ऑल ग्लाइडिंग टेक्निक्स, if the giant is irritable and the gliding in the direction of restriction is not tolerated, the glide in the opposite direction as pain and irritability decrease begin in the glide in the direction of restriction। अब हम क्या करेंगे, अगर पेशेंट को हम ग्लाइड 1 डिस्ट्रक्शन दे रहे हैं विद ऑल ग्लाइडिंग टेक्निक्स, अगर हमारे पास जाइंट इरिटेबल है, ग्लाइडिंग जो है इन द डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन, हम अगर पेशेंट नहीं टॉलरेट कर रहा तो हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में देंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, पेन और इरिटेबिलिटी डिक्रीज होगी और बिगिन द ग्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन। तो फिर हम क्या करेंगे, अब दोबारा फिर अगर पेन खत्म हो जाएगा तो दोबारा से उसी की डायरेक्शन में हम दे सकते हैं। यहाँ पे एक फोकस ऑन द एविडेंस सपोर्टिंग द जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स इज लिमिटेड, कि मल्टीपल सब्जेक्ट की स्टडी इन्होंने दी यूजिंग 7 सब्जेक्ट विद एडिसिव कैप्सुलाइटिस ऑफ ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। मीन डिजीज ड्यूरेशन जो थी उनको 8.4 मंथ, रेंज जो है 3 to 12 मंथ, ट्रीटेड विद द एंड रेंज मोबिलाइजेशन टेक्निक ट्वाइस अ वीक फॉर 3 मंथ। अब हम क्या करते हैं, शो टू इंक्रीज एक्टिव एंड पैसिव रेंज एंड इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द जॉइंट कैप्सूल एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट एट द 9 मंथ फॉलोअप। उनने क्या किया, 3 मंथ में भी देखा, 9 मंथ फॉलोअप पर भी देखा, तो उन्हें कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं था। इनको पता चला देयरफॉर अ नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज जो है कुड नॉट बी एक्सक्लूड इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये नेचुरल जो डिजीज का प्रोग्रेशन था ना, वो सॉरी डिजीज का जो कोर्स था वो तो इन्होंने जो एक्सक्लूड नहीं किया हुआ था, लेकिन इस फॉलोअप स्टडी में जो उन्होंने देखा कि जो कुछ सब्जेक्ट थे उनने ग्रेड 2 एडिसिव कैप्सुलाइटिस स्टेज 2 में थे, और वो उनको उन्हें हाई ग्रेड मोबिलाइजेशन टेक्निक दी एंड रेंज स्ट्रेचिंग मैटलैंड ग्रेड 3 एंड 4 उसने यूज किया। और इसी तरह दूसरे ग्रुप को लो ग्रेड 1-2 दिया, उन्होंने देखा 3 महीने बाद दोनों ग्रुप में क्लिनिकल सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई। और इसी तरह कुछ ग्रुप ने हाई ग्रेड टेक्निक यूज करे थे, उनमें ग्रेटर इंप्रूवमेंट आई देन द लो ग्रेड मोबिलाइजेशन। बिकॉज देर इज नो कंट्रोल ग्रुप नहीं था, नेचुरल प्रोग्रेशन भी थी, उसको भी रूल आउट नहीं किया हुआ था, तो लेकिन इंप्रूवमेंट आई थी। इसी तरह एक और स्टडी ने एक्सप्लोर किया था द इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ द mobilization demonstrate the posterior glide is more effective than the anterior glide
to increase the glenohumeral joint external rotation. इसी तरह पेशेंट विद अगर किसी पेशेंट को स्टेज इन्होंने दिया स्टेज 2 और स्टेज 2 और 4 जो है वो स्टेज 2 to 4 दिया, प्राइमरीली एडेसिव कैप्सुलाइटिस रिसीव द डिस्ट्रक्शन प्लस ग्रेड 3 सस्टेन मोबिलाइजेशन दिया, होल्ड किया 1 मिनट एंड द ट्रीटमेंट ड्यूरेशन जो है 15 मिनट थी। 6 ट्रीटमेंट सेशन के बाद उन्होंने देखा कि जो एंटीरियर मोबिलाइजेशन था वाज प्रोग्रेसिव बाय द प्लेसिंग द ह्यूमरस एट द एंड रेंज ऑफ एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, लेकिन इसी तरह पोस्टीरियर मोबिलाइजेशन वाज प्रोग्रेस टू प्लेसिंग द ह्यूमरस को उन्होंने प्लेस किया एट द एंड रेंज ऑफ फ्लेक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। तो एट द एंड ऑफ 6 विजिट जो सब्जेक्ट एंटीरियर मोबिलाइजेशन ग्रुप थे उनमें एक्सटर्नल रोटेशन ज्यादा हुई बाई 3 डिग्री और जिनने पोस्टीरियर मोबिलाइजेशन की उनमें भी इंक्रीज हुई 31.3 डिग्री। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट जो डिफरेंस था वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट था। तो ये एक एविडेंस थी। इसी तरह हमारे पास जो है प्रिकॉशन है इसकी, केयरफुली मॉनिटर द जाइंट रिएक्शन टू द मोबिलाइजेशन स्ट्रेच। If the irritability increase, the grade जो 3 and 4 techniques हैं should not be undertaken until chronic stage of healing. अब इसमें सेल्फ मोबिलाइजेशन टेक्निक्स भी हैं। सेल्फ मोबिलाइजेशन टेक्निक्स में यूज करे होते हैं होम प्रोग्राम के तौर पे। तो इसमें हमारे पास है क्यूडल ग्लाइड। क्यूडल ग्लाइड इसमें पेशेंट पोजीशन जो होगी पोस्चर क्या होगा, सिटिंग ऑन दी फ्रिम सरफेस, ग्रैप्सिंग द फिंगर अंडर दी एज, और पेशेंट को हम बोलेंगे कि वो लीन करें ट्रंक को अवे फ्रॉम द स्टेबलाइज आर्म। इसके साथ जो एंटीरियर ग्लाइड में पेशेंट को पोजीशन प्रोसीजर योगा के हिसाब से सिटिंग होगा विद द बोथ आर्म बिहाइंड द बॉडी, और वो लेइंग होगा स्पाइन पोजीशन में, सॉलिड सरफेस को सपोर्ट किया होगा और पेशेंट लीन होगा, देन लीन द बॉडी वेट बिटवीन द आर्म। इसी तरह जो पोस्टीरियर ग्लाइड में पेशेंट पोजीशन इन द प्रोसीजर प्रोन जो है प्रोन पोजीशन होगी, प्रॉप अप ऑन द बोथ एल्बो, द वेट जो बॉडी जो वेट है वो हम शिफ्ट करेंगे डाउनवर्ड बिटवीन द आर्म्स। ठीक है, इसी तरह ये जो है हमारे पास पोस्टीरियर ग्लाइड होगी। और मैनुअल स्ट्रेचिंग में आप क्या देते हो, मैनुअल स्ट्रेचिंग में पेशेंट जो है मैनुअल स्ट्रेचिंग यूज करेगा इंक्रीज द मोबिलिटी और शॉर्टन मसल्स की मोबिलिटी को स्ट्रेच करने के लिए और रिलेटिव जो कंट्रैक्शन जो कनेक्टिव टिश्यू है उनकी मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। सेल्फ स्ट्रेचिंग जो है वो भी यूज कर सकते हैं एट द जॉइंट डायरेक्शन जो है बिकम predictable and the patient began to tolerate self stretching techniques are taught। तो फिर हम सेल्फ स्ट्रेचिंग टेक्निक्स उनको टीच कर रहे होते हैं। ये आप देख रहे हो, ये है सेल्फ मोबिलाइजेशन क्यूडल ग्लाइड फॉर ह्यूमरस अकर एट पेशेंट लीन अवे फ्रॉम द फिक्स पोजीशन। इसी तरह ये सेल्फ मोबिलाइजेशन इंटीरियर ग्लाइड है ह्यूमरस की, पेशेंट जो है लीन हो रहा है बिटवीन द फिक्स आर्म, फिक्स किया हुआ ये आर्म और वो आर्म। अब यहाँ पे सेल्फ मोबिलाइजेशन पोस्टीरियर ग्लाइड में क्या किया ह्यूमरस जो है वो ह्यूमरस को फिक्स किया एंड देन पेशेंट को जो है वो वेट जो है डाउनवर्ड डालेगा इन द फिक्स्ड आर्म पे। अब हमारे पास आता है इनहिबिट द स्पैज्म एंड करेक्ट फॉल्टी मैकेनिज्म। जो मसल स्पैज्म है मे बी लीड टू डिफिकल्टी डेल्टाइड ड्यू टू फॉल्टी डेल्टाइड रोटेटर का मैकेनिज्म। अगर ये मैकेनिज्म डिस्टर्ब है तो फिर आपका बैक पेन से सही खराब हो जाएगा। ठीक है, आपका शोल्डर पेन जो है वो ज़्यादा खराब हो जाएगा। सॉरी, greater relative deltoid activation may be result in the superior humeral health translation and impingement of the greater tuberosity in the coracoacromial arch, making difficult and painful to elevate the arm। तो इसलिए जो है वो स्कैपुलोह्यूमरल रिदम जो है वो अल्टर हुआ होता है। अच्छा, इसी तरह जो है वो इन दिस केस रिपोजिशनिंग ऑफ द ह्यूमरल हेड विद द क्यूडल ग्लाइड इज नेसेसरी बिफोर प्रोसीडिंग एनी फॉर्म ऑफ शोल्डर एक्सरसाइज। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, क्यूडल ग्लाइड देनी है ताकि जो है वो एक्सरसाइज अच्छे तरीके से परफॉर्म हो। पेशेंट मस्ट आल्सो लर्न टू रिकॉग्नाइज द अवॉइड हाइकिंग द शोल्डर। और इसी तरह व्हेन रेस्ट जब वो रेस्ट में होगा तब वो करेगा, और जब एलिवेटेड आर्म होगा तो कुछ टेक्निक फॉलोइंग टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे होते हैं ताकि वो जो है एड्रेस करें अपनी प्रॉब्लम को। इस तरह जैसे कि पहले हमारे पास जेंटल जॉइंट ऑसिलेशन टेक्निक्स 1 and 2 हेल्प टू डिक्रीज मसल स्पाज्म। इसी तरह सस्टेन क्यूडल ग्लाइड जो है जॉइंट टेक्निक्स यूज करते हैं ताकि रिपोजिशन द ह्यूमरल हेड इन द ग्लेनाइड फोसा।
अच्छा, इसी तरह हमारे पास प्रोटेक्टेड वेट बेरिंग जो है सच एज लीनिंग हैंड अगेंस्ट दी वॉल पे भी वो कर सकता है या फिर ऑन द टेबल टू स्टिमुलेट द रोटेटर का मसल एंड द स्कैपुलर स्टेबलाइजर, ताकि को कंट्रैक्शन हो, इंप्रूव हो साइनोवियल फ्लूइड और मूवमेंट हो थ्रू द हाईलाइन कार्टिलेज जो कंप्रेशन हो रही है। और टेक्निक्स जो है प्रोग्रेस बाय जेंटल रॉकिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन साइड टू साइड मूवमेंट करवाते हैं, मूविंग फ्रॉम द बायलैटरल एंड यूनिलैटरल, increase the angle of joint and adding the protrusion। इसी तरह हमारे पास के जेगुलिनर हमारे जॉइंट इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन एक्सटर्नल स्ट्रेंथनिंग एंड टू फैसिलिटेट द स्टेबलाइजेशन ऑफ द ह्यूमरल हेड। और मसल जो रीट्रेनिंग टू मिनिमाइज द सब्स्टिट्यूशन pattern of the scapular elevation can be initiated by provoking the visual feedback by the mirror or tactical feedback or opposite hand place in the ipsilateral upper trapezius। तो आप ये दे रहे हो तो ये हमारे पास पूरा मैकेनिज्म होगा with the patient hiking the shoulder while attempting to abduct the arm। This result in limited scapular upward rotation increases scapulohumeral head translation। तो यहाँ पे हाउ टू इम्प्रूव द जॉइंट ट्रैकिंग को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास मैनुअल मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट होती हैं। ये टेक्निक जो है मैं असिस्ट टू रिट्रेनिंग द मसल फंक्शन फॉर प्रॉपर ट्रैकिंग ऑफ द ह्यूमरल हेड। जैसे कि हमारे पास शोल्डर मोबिलाइजेशन विद मैनिपुलेशन फॉर पेनफुल डिस्ट्रिक्टेड शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन में पेशेंट की पोजीशन जो होगी स्पाइन लेटा होगा विद फोल्डेड टॉवल अंडर द स्कैपुला, एल्बो जो होगी नियर टू द साइड एंड फ्लेक्स होगी 90 डिग्री, और केन जो है उसने होल्ड करके रखा होगा बोथ हैंड साइड एंड पे। और थेरेपिस्ट की पोजीशन क्या होगी, थेरेपिस्ट की पोजीशन जो है वो इस तरह होगी कि पोस्चर क्या होगा, स्टैंड ऑन दी अपोजिट साइड पे होगा और ऑफ द बेड फेसिंग द पेशेंट रीच अक्रॉस द पेशेंट ऑल्सो टू कप द एंटीरियर मेडियल एस्पेक्ट ऑफ जो हेड ऑफ ह्यूमरस है उसको पकड़ा होगा विद द रीइंफोर्स जो हैंड है उससे पकड़ के रखेगा और पेन फ्री ग्लाइड देगा, एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लाइड देगा ह्यूमरल हेड पे ऑन द ग्लिनाइड पे। और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो यूज करे केन को टू पुश द अफेक्टेड आर्म इनटू प्रीवियसली रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन में लेके जाए और इसी तरह सस्टेन मूवमेंट करता है फॉर द 10 सेकेंड तक और रिपीट करता है 5 से 10 सेट रिपीट करेगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द एल्बो नियर द साइड ऑफ ट्रंक ताकि इंश्योर हो कि देयर इज नो पेन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर। और हम क्या करते हैं एडजस्ट करते हैं ग्रेड को और डायरेक्शन ऑफ द ग्लाइड को एज नीडेड टू एक्टिव पेन फ्री फंक्शन। इसी तरह शोल्डर रेंज ऑफ मोशन फॉर पेनफुल रिस्ट्रिक्शन ऑफ द इंटरनल रोटेशन, पेनफुल इंटरनल रोटेशन अगर होगी तो क्या होगा, इन एबिलिटी टू रीच द हैंड बिहाइंड द बैक तक नहीं जा सकता ना, तो इसलिए पेशेंट की पोजीशन होगी स्टैंड विद द टॉवल रैप ओवर द अनअफेक्टेड अपर ट्रेपेजियस एंड अफेक्टेड हैंड जो होगा एट द करंट रेंज ऑफ मैक्सिमम पेन फ्री पोजीशन बिहाइंड द बैक होगा। द पेशेंट हैंड ऑन द अफेक्टेड साइड जो है वो हम ग्रैप्स करेंगे टॉवल को बैक से ना। तो अब थेरेपिस्ट क्या करेगी, ये वाली पोजीशन बनाई हुई है इसने, ये पेशेंट ने पकड़ा हुआ है और थेरेपिस्ट क्या करेगा साइड से प्रेशर लगाएगा। अब द थेरेपिस्ट पोजीशन इन द प्रोसीजर क्या होगा, स्टैंड फेसिंग द पेशेंट अफेक्टेड साइड, प्लेस द हैंड क्लोज टू द पेशेंट बैक high up in the axilla with the palm facing to outward to stabilize the scapula with an upward and inward pressure. Up with the hand closer to the patient abdomen, hook the thumb into cubital fossa and grabs the lower humerus and provide the inferior glide and your abdomen जो है वो contact कर रहा होता है patient की elbow को और वो provide करता है adduction force to the arm। इस तरह जो है पेशेंट जो है पेशेंट करेगा पुल करेगा टॉवल को इनटू द अफेक्टेड हैंड को हैंड की तरफ और ड्रैग करेगा अफेक्टेड हैंड को अप टू द बैक और उसी वक्त आप क्या करते हो मोबिलाइजेशन फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो इंफीरियर डायरेक्शन में और आप इंश्योर करते हो कि पेन यहाँ पे ना एक्सपीरियंस हो ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर। और ये आप एडजस्ट करते हो ग्रेड को और फिर क्या करते हो डायरेक्शन ऑफ द ग्लाइड जो है वो भी एडजस्ट कर रहे होते हो ताकि आपको पता हो कि किस कहाँ पे जो है वो ताकि पेन फ्री जो है फंक्शन मोमेंट आपको अचीव हो जाए। और मिनिमम ग्लाइड जो है वो आप अप्लाई करते हो ताकि हम उसको जो है एट रेंज
लोडिंग जो है मिल सके। अब हमारे पास है शोल्डर मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट विद पेनफुल आर्क या फिर इम्पेंजमेंट सिंड्रोम। अगर पेशेंट को इम्पेंजमेंट सिंड्रोम होगा ना तो पेशेंट को कैप्सुलर रिस्ट्रिक्शन होगी, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक्टिव मोबिलाइजेशन टेक्निक में एलिवेशन टेक्निक्स हम यूज करते हैं। ठीक है, उसमें आप एलिवेशन करवा रहे होते हो। ठीक है, आप इम्प्रूव द मसल परफॉर्मेंस। फाल्टी posture जो है वो हमारे पास जो है क्या होता है, faulty posture of the shoulder girdle mechanism when moving the upper extremity such as scapula elevation and the protraction and the excessive जो trunk movement है, तो shoulder first be identified and corrected। मैकेनिकल टेक्निक्स जो होंगी वो होंगी स्ट्रेच स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज इनिशिएट कर रहे होते हैं टू correct the muscle length and the strength by imbalance following and emphasize on the developing the active and control of the weak musculature as the patient learn to activate the weak muscle हम progress to the strengthening and functional pattern की तरफ हम क्या जाते हैं उसकी जाते हैं। अब हमारे पास क्या है, बिकॉज द faulty posture of the shoulder girdle mechanism may be impaired by the impaired trunk strength and control। हम emphasize कर रहे होते हैं trunk stability को और हम उस कुछ कर रहे होते हैं और एक्सरसाइज हम देते हैं ताकि वो मैनेज करे स्पाइनल faulty posture को सही करे। और इसी तरह हम एक्टिव सर्वाइकल रिट्रैक्शन एंड द थोरेसिक एक्सटेंशन करवाते हैं, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर द शोल्डर फंक्शन। After a proper mechanics are restored, the patient should be perform active range of motion exercise of the all shoulder motion daily and return to the functional activity to the extent tolerated। ये जब tolerated होंगी तो तब आप वो एक्टिविटी की तरफ आते हैं। देन हमारे पास ग्लिनोहुमरल जाइंट हाइपोमोबिलिटी मैनेजमेंट रिटर्न टू द फंक्शनल फेज, फंक्शनल एक्टिविटी फेज। इसमें जो है फॉर द जाइंट इम्पेयरमेंट क्रोनिक स्टेज में अब हमारे पास प्रोग्रेसिवली हम इंक्रीज करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। अब इसमें हमारे पास स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो हम प्रोग्रेस करते हैं एज अ जाइंट टिश्यू टॉलरेट, जितना टॉलरेट कर सकता है उस हिसाब से। पेशेंट शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन सेल्फ स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग by the time so emphasized during the treatment on the maintaining the correct mechanics। हम emphasize कर रहे होते हैं मैकेनिक्स में और सेफ प्रोग्रेशन पे और एक्सरसाइज स्ट्रेटजी के लिए फॉर रिटर्न टू द फंक्शन। इसी तरह प्रोग्रेशन जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं मे बी इंक्लूड इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस, हम इंक्रीज कर सकते हैं, रिपीटेशन इंक्रीज कर सकते हैं, परफॉर्मिंग एक्सरसाइज थ्रू द मल्टीपल प्लान में हम दे सकते हैं। हम उसमें जो है रीजनल जो मसल ग्रुप्स हैं उनको भी कर सकते हैं, जैसे ट्रंक के मसल से उनको डायनेमिक एक्सरसाइज के साथ जो है लेके चल सकते हैं। इफ द कैप्सुलर टिश्यू इज स्टिल रिस्ट्रिक्शन अभी भी है तो रेंज ऑफ मोशन जो है रिस्ट्रिक्शन है, तो हम विग्रेस जो मैनुअल स्ट्रेचिंग है और जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रिपेयर फॉर द फंक्शनल demands if the patient is involved in the repetitive lifting heavy lifting and the pushing or pulling में है तो कैरिंग एंड रीचिंग एक्सरसाइजेज जो है वो हम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, रेप्लिकेट कर रहे होते हैं जो दिस डिमांड। और इसी तरह हमारे पास एक फोकस ऑन द एविडेंस है। Clinical procedure for the guideline of the shoulder pain and mobility and deficit from the adhesive capsulitis वो जो है in orthopedic section of the American Physical Therapy Association ने जो है वो दिया है, उसमें समराइज की हुई है कुछ रिसर्च और उन्होंने जो ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन जो है वो सपोर्टिंग द पेशेंट एजुकेशन वो बनाई हुई है, इसमें मॉडरेट एविडेंस है उसकी। इसी तरह जीलिनोहमरल जो मोबिलाइजेशन है उसकी वीक है, उसके साथ जो है मोबिलिटी जो है वीक एविडेंस है, ट्रांसलेशनल मैनिपुलेशन वीक एविडेंस है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मॉडरेट एविडेंस है फॉर ट्रीटिंग दिस पॉपुलेशन विद द फ्रोजन शोल्डर। इसी तरह ग्लिनोहमरल जाइंट मैनेजमेंट जो है पोस्ट मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया। अब इसमें क्या होता है, जो occasionally no progression is made and the physician choose to perform a manipulation under anesthesia following procedure is an inflammatory condition reaction and this joint is treated as a acute lesion। तो इसमें क्या होता है, इफ द पॉसिबल जॉइंट मोबिलिटी या पैसिव रेंज ऑफ मोशन टेक्निक जो है वो इनिशिएट कर रहे होते हैं पेशेंट को वाइल पेशेंट स्टिल रिकवरी रूम में होता है। सर्जिकल इंटरवेंशन जो है विद इंसिजन जो है इज डिपेंड ऑन द कैप्सुलर फोल्ड में बी used if the adhesion are not broken with the manipulation
तो जो हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है इधर सेम क्या होगी, उसके लिए हम कुछ कंसिडरेशन हैं वो करते हैं। जैसे द आर्म जो होगा वो हम क्या करेंगे, कप्ट करके रखते हैं एलिवेटेड पोजीशन में, अवर हैंड इन एबडक्शन में, और एक्सटर्नल रोटेटिंग करेंगे ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टेज। और ट्रीटमेंट प्रॉब्लम जो प्रिंसिपल है वो प्रोग्रेस करेंगे एज विद इंक्रीज जॉइंट लियन। थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज जो है वो इनिशिएट कर रहे होते हैं द सम इनिशिएट करते हैं द सेम डे में, और इसी तरह पेशेंट जो है स्टिल इन द रिकवरी रूम में होता है। हम एम्फिसाइज कर रहे होते हैं इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन इन द 90 डिग्री और हायर, और अबडक्शन पोजीशन में होनी चाहिए। और इसी तरह जॉइंट मोबिलाइजेशन प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली हम क्यूडल ग्लाइड देते हैं, हम प्रिवेंट करते हैं ताकि री एडियन ना बने इंफीरियर, और री एडरेंस ना हो इंफीरियर कैप्सूल फोल्ड का। इसी तरह स्लीपिंग में पेशेंट जो है वो रिक्वायर्ड करता है इस पोजीशन को, एबडक्शन को, अप टू 3 वीक ऑफ मोबिलाइजेशन। इसी तरह हमारे पास है एक्रोमियोक्लेविकुलर एंड स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। अब रिलेटेड पैथोलॉजी एंड एटियोलॉजिकल सिम्टम्स जो हैं वो क्या होते हैं, इनमें ओवर यूज हो सकता है। ओवर यूज ऑफ द एसी जॉइंट जो है, में रिजल्ट ऑफन repetitive stressful joint mobilization with arm at the wrist level such as grinding, packing, assembling, construction worker। और repetitive diagonal जो extension है, abduction, internal rotation motion है as when spiking the volleyball and serving a tennis। AC joint is susceptible to overuse syndrome in conjunction with the arthritis and following traumatic injuries। क्या क्या है वो, सबलक्सेशन एंड डिस्लोकेशन है। सबलक्सेशन डिस्लोकेशन जो है आइदर एक्सी जॉइंट की भी हो सकती है, स्टर्नोक्लेविकल की भी हो सकती है। ये फॉलिंग ऑन द आउट शोल्डर पे अगर कोई फॉल कर रहा है, या फिर आउटस्ट्रेच आर्म पे फॉल कर रहा है। एज द एसी जॉइंट एट द एसी जॉइंट डिस्टल एंड ऑफ द क्लेविकल ऑफन डिस्प्लेस पोस्टीरियरली सुपीरियरली ऑन द एक्रोमियन, और लिगामेंट जो सपोर्ट कर रहे हैं एसी जॉइंट, वो एसी जॉइंट को वो रप्चर हो जाते हैं। आफ्टर द ट्रॉमा एसोसिएटेड ओवर स्ट्रेचिंग द कैप्सूल एंड द लिगामेंट ऑफ आइदर जॉइंट जो होगी वो, और हाइपर मोबिलिटी इज यूजली परमानेंट होती है बिकॉज देयर इज ऑलमोस्ट नो मसल दैट प्रोवाइड अ डायरेक्ट स्टेबिलिटी टू दीज जॉइंट। इसी तरह हाइपोमोबिलिटी भी होती है, तो हाइपोमोबिलिटी क्योंकि क्लेविकुलर मोबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही होती है ड्यू टू एससी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस, और इसकी वजह से अगर इसमें क्या होता है, अगर मे बी कंट्रीब्यूट टू टीओएस बाय, क्योंकि वहाँ पे जो स्पेस है वो कंप्रोमाइज हो रही होती है, न्यूरोमस्कुलर बंडल वहाँ पे जो पास कर रहा होता है वहाँ पे बिटवीन द क्लेविकल एंड द फर्स्ट रिब्स। इसी तरह कॉमन इंपेयरमेंट इनकी स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर कॉमन इंपेयरमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर क्या होंगी, और फंक्शन की क्या होंगी, फंक्शन क्या होंगी। पेन लोकलाइज होगा टू द इन्वॉल्व जॉइंट एंड लिगामेंट, painful arc toward the end range of shoulder elevation, pain with the shoulder horizontal adduction and the abduction, hypermobility if the trauma and overuse involve, hypomobility if sustained posture arthritis or the immobility is involved। अच्छा, इसी तरह कॉमन एक्टिविटी लिमिटेशन जो होगी वो क्या होगी, और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन क्या होगी। पेशेंट लिमिटेड एबिलिटी टू स्टेन और रिपीटेटिव फोर्सफुल मूवमेंट ऑफ आर्म्स सच एज ग्राइंडिंग, पैकिंग, असेंबली और फिर कंस्ट्रक्शन वर्किंग, और इनएबिलिटी टू रीच ओवरहेड टू परफॉर्म रिपीटेटिव ओवरहेड एक्टिविटी विदाउट पेन। नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट इसकी क्या होगी, इसकी हमारे पास होती है नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट में एसी जॉइंट एससी जॉइंट की मिनिमम जॉइंट की स्ट्रेन या फिर हाइपरमोबिलिटी में मिनिमाइज हम करते हैं जॉइंट लोडिंग को बाय सपोर्टिंग द वेट ऑन द आर्म इन द स्लिंग। ठीक है, क्रॉस फाइबर मसाज करेंगे कैप्सुलर लिगामेंट पे, मेंटेन करते हैं रेंज ऑफ मोशन ऑफ द ग्लूनोमेरुलर जॉइंट पे और स्कैपुलोथोरैसिक आर्टिकुलेशंस को। इसी तरह इंस्ट्रक्शन जो होगी ऑफ द सेल्फ एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस फ्रैक्शनल मसाज इफ द जॉइंट सिम्पटम अकर आफ्टर द एक्सेसिव एक्टिविटी, और इसी तरह इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ शोल्डर कम्प्लेक्स ट्रंक एंड लेग्स हो रही होती है, और ग्रेजुअल रिटर्न टू द फंक्शनल एक्टिविटी आस्ता आस्ता आ रहा होता है पेशेंट। नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ द एसी जॉइंट एससी जॉइंट और हाइपोमोबिलिटी, इसमें हम क्या करते हैं जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं ताकि जॉइंट की मोबिलिटी इंक्रीज हो।